अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज हम ओल्ड मैन एंड द सी बुक की दूसरी किस्त को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। बूढ़ा कॉफ़ी की चुस्कियां लेता रहा। सारे दिन में उसे बस यही पीनी थी और वो जानता था कि उसे ये पी ही लेनी चाहिए। मुद्दतों से उसे खाना खाने का अमल उकता देने वाला मालूम होने लगा था। वो कभी अपना लंच साथ लेकर नहीं गया था। कश्ती में पानी की बोतल मौजूद थी। एक दिन की जरूरत पूरा करने के लिए उसके लिए यही काफी थी और उसे किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं थी। लड़का वापस आ गया। वो सार्डीन मछलियां और दो चारे की मछलियां ले आया था। ये सब अशिया अखबार के कागज में लपेटी हुई थी। वो पगडंडी पर कश्ती की जानिब चल पड़े। उनके कदमों तले कंकरीदार रेत रड़क रही थी। उन्होंने कश्ती उठाई और उसे पानी में धकेल दिया। बड़े मियाँ, खुदावंद आपका भला करे, खुदावंद भला करे, बूढ़े ने कहा। उसने चप्पू की रस्सियां कश्ती पर कीलों के साथ बांध दी और चप्पू को पानी में डाल दिया। वो इन पर जोर लगाते नीचे झुका और कश्ती बंदरगाह से बाहर धकेलने लगा। दूसरे रतीले साहलों से भी कश्तियां चल पड़ी थीं और समुंदर की तरफ रवां दवा थी। इसे उनके चप्पुओं की पानी में डुबकियां खाने और धकेले जाने की आवाजें तो जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन वो इसे नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अब चांद पहाड़ों के नीचे जा चुका था। बाज़ औक़ात किसी कश्ती से किसी शख्स के बोलने की आवाज सुनाई दी जाती, लेकिन बेशतर कश्तियों में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उनके चप्पू पानी में शराब शराब कर रहे थे। बंदरगाह से बाहर निकलने के बाद इधर उधर बिखर गई। हर माहीगीर का रुख समंदर के उस हिस्से की जानिब था जिधर उसे मछली मिलने की उम्मीद थी। बूढ़े को मालूम था कि वो कहीं ज्यादा दूर जा रहा है। धरती की बू बहुत पीछे रह गई थी और वो समंदर की सुबह सवेरे की नथरी नथरी और पाकीज़ा फिजा में कश्ती खे जा रहा था। जब वो समंदर के उस हिस्से में पहुंचा जिसे मच्छेरों ने चाह अजीम का नाम दे रखा था, क्योंकि यहाँ अचानक 700 फीदम यानी 4200 फुट की गहराई आ जाती थी। उसे पानी में गल्फ के घासों और अदनी पौधों के चमक दमक दिखाई दी। यहाँ आबी रूस समंदर फर्श की दीवारों से टकरा कर जिस किस्म के गर्दाब बना देती थी, उसके सबब यहाँ हर किस्म की मछली इकट्ठा हो जाती। यहाँ श्रिम्प मछलियों और उन मछलियों के जो बतौर चारा इस्तेमाल होती बेशुमार हजूम पाए जाते। बाज़-औक़ात इंतहाई गहरे खड्डों में स्क्विड मछली के गोल भी मिल जाते। ये रात के वक्त ऊपर उठती और सतह आग के बिल्कुल करीब आ जाती। इधर उधर बेमकसद घूमने वाली मछलियों की ईद हो जाती और वो इन्हें जी भर कर अपने पेट की खुराक बनाती। बूढ़े को तारीकी में फूटती महसूस हुई और कश्ती चलाते चलाते उसे लरजती आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें माही परिंदों की थी। वो पानी से बाहर निकल रहे थे। जब वो अंधेरे में फिजा में बुलंद हुए, उनके अच्छी तरह जमे हुए परों पर सिसयाने की आवाजें उभरने लगी। उसे माही परिंदों से बहुत लगाव था, क्योंकि समंदर में वो इसके सबसे बड़े रफीक थे। उसे आबी परिंदे, खास तौर पर कोता कामत और नरमो नाजुक समुद्री मुर्गियों पर बहुत तरस आता था, क्योंकि वो हमा वक्त महवे परवाज रहती, शिकार की जुस्तजू करती फिरती और तकरीबन कभी कुछ हासिल नहीं कर पाती। और वो सोचने लगता, लंबे तड़ंगे, भारी भरकम और हट्टे कट्टे कजाक परिंदे के अलावा बाकियों की जिंदगी हमसे भी ज्यादा मुश्किल और तल्ख है। जब समुंदर इतना बेरहम और कठोर हो सकता है, फिर इन बहरी अबाबीलों जैसे नरमो नाजिक और खूबसूरत परिंदे क्यों तख्लीक किए गए हैं। समंदर शफीक और बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये इतना ही संग दिल और इतनी तेजी से बिखरता है कि इस किस्म के परिंदे जो परवाज करते हैं, पानी में डुबकियां और शिकार ढूंढते रहते हैं, उसके सामने बेबस हो जाते हैं। वो जब भी समंदर के बारे में सोचता उसे हमेशा लामार कहता। वो लोग जो समुंदर से प्यार करते हैं, हिस्पानवी जबान में उसे लामार कहते हैं। बाज़ औक़ात वही लोग जो उससे प्यार करते हैं उसके मुतल्लक बड़ी बड़ी बातें कहने लगते हैं, लेकिन इस किस्म की बातें हमेशा इस अंदाज से की जाती हैं जैसे समंदर समंदर ना हो बल्कि कोई औरत हो। बाज़ औक़ात निस्बतन नौजवान मछेरे जो अपनी डोरों के लिए
पैसे इस्तेमाल करते और जिनके पास इंजनों वाली कश्तियां होती और जो उन्हें उस वक्त खरीदते होते जब शार्क मछलियों के जिगर फरोख्त करने से उनके हाथ खासी मोटी रकम आ जाती। इसे एलमार कहते, जो कि मुजक्कर है। वो इसका यूं जिक्र करते जैसे वो उनका हरीफ हो, कोई मुकाम हो, या बल्कि उनका दुश्मन भी। लेकिन बूढ़ा उसे हमेशा मस्बत तस्वर करता और कोई ऐसी हस्ती गर्दानता जो इनायात की बारिश भी कर सकती है और अपनी इनायात से मरहूम भी रख सकती है। और अगर ये कभी कोई वहशियाना या जुल्माना हरकत करती है तो इसके लिए करती है क्योंकि उसे अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता और वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाती है। चांद उस पर ऐसे ही असरअंदाज होता है जैसे किसी औरत पर, उसने सोचा। वो इस्तकलाल से कश्ती खेता रहा। इस काम के लिए उसे कुछ खास जोर नहीं लगाना पड़ रहा था क्योंकि उसने अपनी रफ्तार अपनी हिम्मत से नहीं बढ़ने दी और समुंदर की सतह भी पुरसुकून थी। सिर्फ कभी कभार कोई रेला आता और छोटा मोटा तलातुम पैदा हो जाता। उसने एक तिहाई काम समुद्री रूह के सुपुर्द कर दिया था और जब उसे अंदाजा हुआ कि पोप फट गई है, उसने देखा कि उसे उस वक्त जहां पहुंचने की उम्मीद थी वो पहले ही वहां से आगे निकल चुका है। मैं हफ्ता भर अमीक कुओं में कोशिश करता रहा हूं लेकिन कुछ भी हासिल न कर सका, उसने सोचा। आज मैं वहां जाऊंगा जहां बोनीता या अल बेकर मछलियों के गोल पाए जाते हैं। हो सकता है वहां कोई बड़ी मछली हाथ आ जाए। सही मायनों में उजाला फैलने से पहले वो अपने चारे की मछलियां निकाल चुका था और अज खुद समुद्री रूह के साथ साथ बहता जा रहा था। एक चारा 40 फैदम यानी 240 फुट, दूसरा 75 फैदम यानी 60 फुट, और तीसरा 100 फैदम यानी 600 फुट, और चौथा 125 फैदम पानी के नीचे जा चुका था। चारे की हर मछली सर के बल नीचे लटकी हुई थी। उससे एक कांटे की डंडी उसके जिस्म के अंदर पेवस्त थी। तमाम मछलियों को अच्छी तरह कस और सी दिया गया था। कांटे का जो हिस्सा उसका जख्म और नोक बाहर निकला हुआ था उसे ताजा सार्डिन मछलियों से अच्छी तरह ढांप दिया गया था। हर सार्डिन को दोनों आंखों में अंगड़े और इस तरह घुसेड़ दिए गए थे कि उन्हें बाहर निकालते हुए फौलाद पर नीम गजरे की शक्ल इख्तियार कर ली थी। कांटे का कोई हिस्सा ऐसा न था कि कोई मछली उस पर मुंह मारे और उसे ये खुशबूदार और जायकेदार न लगे। लड़के ने उसे दो छोटी ताजा टूना और एल्बर्ग मछलियां दी थी। ये दो डोरों पर जो पूरी गहराई में जा चुकी थी, शाकोल की तरह लटकी हुई थी। बाकी दोनों डोरों में से एक पर उसने नीले रंग की खासी बड़ी नर मछली और दूसरी पर जर्द रंग की जैक मछली लटका दी थी। उन्हें पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका था लेकिन उनकी हालत अभी तक ठीक ठाक थी। उनके इर्द गिर्द भी सार्डिन मछलियां थी। उन्होंने कांटे को खुशबूदार और दिलकश बना दिया था। हर डोर, जिसकी मोटाई किसी जगीम पेंसिल के बराबर थी, सब्ज रसीली छड़ी के गिर्द इस तरह लिपेट दी गई थी कि अगर चारे को छूने या खींचने की जरा सी भी कोशिश हुई तो छड़ी पानी में डुबकियां खाने लगेगी। हर डोर 40-40 फेडम के दो गोलों पर मुश्तमिल थी, जिन्हें बवक्ते जरूरत और उजलत फालतू गोलों के साथ बांधा जा सकता था ताकि मछली को 300 फेडम की ढील मिल सके। अब बूढ़े को कश्ती के पहलू से 3 छड़ियां पानी में डुबकियां खाती नजर आईं। वो अपनी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहा ताकि रस्सियां सीधी रहें, ऊपर ना उठ पाए और मुनासिब गहराई में डूबी रहें। इधर मतला खासा रोशन हो चुका था और कोई दम में सूरज निकलना चाहता था। समंदर से सूरज की बारीक लकीर बरामद हुई और बूढ़े को दूसरी कश्तियां नजर आने लगी। वो मौजे आप पर इधर उधर बिखरी हुई थी, खासी नीची और साहिल से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। सूरज रोशन से रोशन तर होने लगा और उसका चकाचौंध रोशनी पानी पर मुनक्कस हो गई। जब ये रोशनी बिल्कुल नुमाया हो गई, ये समंदर के सपाट सतह से ऊपर उठने और उसकी आंखों पर पड़ने और उनमें चुभने लगी।
वो उसकी तरफ देखे बगैर अपनी कश्ती खेता रहा। उसने नीचे पानी पर नजर डाली और देखा कि डोरें तारीक पानी में सीधी नीचे उतरी हुई हैं। किसी भी दूसरे शख्स की बनिस्बत उन्हें ज्यादा सीधा रखता था। चुनांचे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आबी रू तारीक की ये सतह पर ऐन उस मुकाम पर जहां कोई भी चीज तैरती तैरती आ जाती, चारा मौजूद होता। उसके बरअक्स दूसरे मछेरे अपनी डोरें रूह के रहमो करम पर छोड़ देते। इसका नतीजा ये होता कि जब वो समझते कि डोर 100 फैडम नीचे चली गई है, वो महज 60 फैडम गहराई में होती। लेकिन उसने सोचा, मैं उन्हें बाल बराबर इधर उधर नहीं होने देता। इन्हें ऐन उस मुकाम पर रखता हूँ जहां उन्हें होना चाहिए। सिर्फ मेरा मुकद्दर मेरा साथ छोड़ गया है। लेकिन कौन जानता है, शायद आज मेरी किस्मत यावरी कर जाए। हर दिन नया दिन होता है। किस्मत अगर साथ दे तो अच्छी बात है, लेकिन सरासर उस पर इन्हिसार नहीं कर सकता। मैं डोरें सही सही मुकाम पर डालूंगा, फिर अगर किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए, आप तैयार होंगे। सूरज 2 घंटे बाद बुलंद हो चुका था और अब मशरक की तरफ देखने से उसकी आंखों में ज्यादा चुभन नहीं होती थी। अब सिर्फ 3 कश्तियां नजर आ रही थी। वो बहुत नीचे थी और दूर कहीं साहिल से करीब थी। सारी उम्र सुबह का सूरज मेरी आंखों में चुभता रहा है, उसने सोचा, मगर वो फिर भी ठीक है। बवक्ते शाम मैं उसकी सीध में देख सकता हूँ और उनके आगे अंधेरा नहीं चाहता। शाम को उसमें कुव्वत भी ज्यादा होती है, लेकिन सुबह के वक्त ये बहुत तकलीफ पहुंचाता है। ऐन इस वक्त उसे एक शिकारी परिंदा नजर आया। उसके लंबे लंबे सयाह पर थे और वो उसके सामने फिजा में चक्कर काट रहा था। वो सरात रफ्तारी से नीचे गया, अपनी पिछली जानिब झुकते हुए परों को तिरछा किया और दोबारा चक्कर काटने लगा। उसके पास कुछ है, बूढ़े ने बावाज़े बुलंद कहा। वो महज टो नहीं लगा रहा। जिस तरह परिंदा चक्कर काट रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता और साबित कदमी से इधर कश्ती घेने लगा। उसने जल्दबाजी से काम न लिया और अपनी डोरें ऊपर और नीचे सीधी रखी। इधर वो बहरी रूह के कुछ अंदर चला गया और अगरचा वो अब भी सही अंदाज से मछली फांसने की कोशिश कर रहा था, उसकी रफ्तार मामूल से कदरे तेज थी। अगर वो परिंदे को अपना मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल ना कर रहा होता, तो उसकी रफ्तार इतनी तेज ना होती। परिंदा दोबारा ऊपर उठा और फिजा में बुलंद से बुलंद तर होने लगा। अपनी बुलंदी पर पहुंचकर फिर चक्कर काटा। उसके पर साकन थे। फिर उसने अचानक डुबकी लगाई और बूढ़े ने माही परिंदे को पानी के ऊपर यूं छलांग लगाते और सतह आप पर तैरते देखा जैसे वो अपने तहफ्फुज की नाकाम कोशिश कर रहा हो। डॉल्फिन, बूढ़े ने बावाज़े बुलंद कहा। बड़ी डॉल्फिन मछली। बूढ़े ने चप्पू कश्ती पर रख दिए और अगवाड़े से छोटी डोर निकाल ली। उसके ऊपर के हिस्से पर आहनी तार बांधता हुआ उस तार पर दरमियाने दर्जे का कांटा लगा दिया। उसने उससे सार्डिन मछली बतौर चारा फंसाया। उसने उसे समुद्र में उतारा और उसका दूसरा सिरा कश्ती के दम्बाले पर कुंडेदार चिटकनी से बांध दिया। तब उसने एक और डोर पर चारा लगाया और उसे गोले की सूरत में ही अगवाड़े के साए में रख दिया। वो दोबारा कश्ती खेने लगा, लेकिन उसकी निगाहें सया परिंदे पर मजकूर थी, जो अब सतह आब के खासा करीब आ चुका था और अपने धंधे में मसरूफ था। अभी उसने अपनी निगाह उठाई नहीं थी कि परिंदा नीचे झुका और उसने डुबकी लगाने के लिए अपने पर तिरछे कर लिए। वो माही परिंदे का ताकुब कर रहा था और उन्हें पकड़ने के लिए अपने पर जोर जोर से चला रहा था, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। बूढ़े को पानी में हल्का सा उभार नजर आया। ये डोल्फिन मछली ने बनाया हुआ था, जो राह फरार इख्तियार करती माही परिंदे का ताक़ब कर रही थी। जब माही परिंदा ऊपर उठते, डोल्फिन मछली पानी को चीरती कांटे उनके नीचे आ जाते और जब माही परिंदे नीचे गिरते, वो बरक रफ्तारी से पानी के अंदर चली जाती। यहाँ डोल्फिन मछलियों का खासा बड़ा गोल है, उसने सोचा। वो दूर दूर तक फैली हुई हैं और माही परिंदे के बच निकलने का कोई खास इम्कान नहीं। सया परिंदे को तो मतलब कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। माही परिंदा कुछ ज्यादा ही बड़ा है और वो इतनी तेजी से हरकत करते हैं
कि वो इन्हें पकड़ नहीं सकता। वो देख रहा था कि माही परिंदा बार बार तेजी से पानी से बाहर लपकता और सयाह परिंदा उस पर झपटता, लेकिन कुछ न कर पाता। वोल मुझसे दूर हट गया है, उसने सोचा। वो बरक रफ्तारी से परे हटती और बहुत ज्यादा दूर हटती जा रही थी। हो सकता है कोई भटकती भटकाती मेरे काबू आ जाए, और शायद मेरी बड़ी मछली भी उनके आसपास ही हो। मेरी बड़ी मछली कहीं ना कहीं तो लाजमन होगी। खुशकी पर बादल मोहित थे, और अब वो पहाड़ों की मानद बुलंद हो चुके थे। साहिल अब सिर्फ एक तवील सब्ज लकीर बनकर रह गया था। एक लकीर के अकब में सुरमई पहाड़ था। उधर पानी गहरा नीलो हो चुका था, इतना गहरा नीलगो के तकरीबन अर्गवानी मालूम होता। जब उसके नीचे उस पर नजर डाली तो उसे तारीक पानी में बहते, तैरते और चलते फिरते मुहीन समुद्री हैवानात और नबातात की सुर्ख पट्टी और अजीबोगरीब किस्म की रोशनी जो सूरज की पैदा करदा थी दिखाई दी। उसने अपनी डोरों का जायजा लिया। वो बिल्कुल सीध में जेरे आब जा चुकी थी और निगाहों से ओझल हो चुकी थी। वो समुद्री हैवानात और नबातात को देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसका मतलब ये था कि यहाँ मछलियां लाजमन होंगी। अब जबकि सूरज बुलंदी पर जा चुका था और पानी में अजीबो गरीब किस्म की रोशनियां मुनक्कस कर रहा था, तो उसका मफहूम ये बनता है कि मौसम खुशगवार रहेगा। खुशकी पर बादलों ने जो शक्ल इख्तियार कर ली थी, उससे भी यही नवीद मिलती है। लेकिन परिंदा अब तकरीबन नजरों से ओझल हो चुका था, और सतह आब पर गल्फ स्ट्रीम के जर्द घास के, जिसके रंग धूप में उड़ जाती हैं, जहां कहां तख्तियों और एक पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर के जो कश्ती के बिल्कुल करीब तैर रहा था। अर्गवानी वाजिया शक्ल और कोसे किजा के रंगों से मजीद और चिपकने फिंकने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने पहलू बदला और फिर अपना बदन सीधा कर लिया। ये बुलबुले की सतह हंसता मुस्कुराता तैरता जा रहा था, और उसके लंबे लंबे मोहलक अगवानी कांटे उसके एक गज पीछे पानी में घसीटते आ रहे थे। एक्वा माला, बूढ़े ने कहा। तुम छिनाल। वो तेजी से अपने चप्पू के बिलमुकाबल जरा सा एक तरफ मुड़ा और वहां से नीचे पानी में झांकने लगा। उसे बिल्कुल नन्ही मुन्नी मछलियां नजर आईं। उनकी रंगत पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर के घसीटते कांटों जैसी थी, और पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर उनके दरमियान में बुलबुले के साए में, जो वो पानी के साथ बहते बनाते जा रहा था, तैर रहा था। वो उसके जहर से मामून थी, लेकिन इंसान को उससे तहफ्फुज हासिल नहीं था। पर अगर उनमें से चंद कीचड़ आलूदा और अर्गवानी कांटे किसी डोर में उलझ गए और वो वहीं उलझे रहे, उसके हाथ में बाजू पर इसी किस्म के फोड़े फिंसियां निकल आएंगे, जैसे जहरीली अश्क पिंजियों के बेलों और जहरीले बलूत के दरख्तों को छूने से पैदा हो जाती हैं। लेकिन इस समुद्री मखलूक एक्वा माला का जहर तेजी से असर दिखाता है, और इतनी शदीद तकलीफ होती है जितनी कोड़े खाने से महसूस होती है। कोसे किजा की तरह रंग बिरंगे बुलबुले खूबसूरत थे, लेकिन वो समंदर की इंतहाई पुरफरेब और दगाबाज चीज थे। और जब समुद्री कछुए इन्हें अपने मुंह का निवाला बनाते, बूढ़े को बहुत लुत्फ आता। कछुए इन्हें देखते, सामने से उनके करीब आते, तब अपनी आंखें बंद कर लेते ताकि उनके कश्तरी खोल पूरी तरह बंद हो जाए। वो इन्हें कांटों समेत सालम निकल जाते। जब बूढ़ा कछुए को इन्हें खाता देखता, उसकी बाछें खिल जाती। तूफान के बाद जब उनमें से बाज रेतीले साहिल पर पड़े रह जाते, वो इन्हें इतने सख्त और खुरदरे तलवों तले रौंदता और उनके कांटों के पर्दे फाड़ देने वाली चीखें सुनता और खत उठाता। अपनी नफासत, रफ्तार और पेशे वक्त की वजह से उसे सब्ज और अस्तवानी कछुए दोनों बहुत प्यारे लगते थे। उसके बरक्स उसे बड़े बड़े सरों वाले जसीम और अकल से आरी कछुओं से, जिन्हें लोगर हेड्स कहा जाता है, दोस्ताना नफरत थी। उनके जेरे बख्तर नुमा खोल पीले होते और उनकी सोहबत करने का अंदाज दुनिया जहां से निराला। वो अपनी आंखें बंद करते और बड़ी रगबत से पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर को हड़प कर जाते। अगरचे वो कई साल कछुए पकड़ने वाली कश्तियों में जाता रहा था, उसने कछुओं के साथ कोई सिरी मुआवनियत वाबस्ता नहीं की थी।
اسے ان سب پر بلکہ ان پر بھی جن کی پشتیں جہازی اور ان کی جسامت اس کی اپنی کشتی کے لگ بھگ ہو جاتی اور جن کا وزن 1 ٹن سے کم نہیں ہوتا تھا، ترس آتا رہتا تھا۔ اکثر لوگ کچھووں پر رحم کھانا جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہلاک اور چیڑ پھاڑ کیے جانے کے بعد بھی کچھوے کا دل گھنٹوں دھڑکتا رہتا تھا۔ لیکن بوڑھا سوچتا، میرا بھی ایک دل ہے اور انہی جیسے میرے ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ وہ توانائی حاصل کرنے کے لیے سفید انڈے کھاتا رہا۔ اس کا مئی کا سارا مہینہ انہی کھانے میں گزرتا تاکہ وہ ستمبر اکتوبر کے لیے، جب حقیقی بڑی مچھلی آئیں، اپنے آپ کو قوی محسوس کر سکے۔ وہ ہر روز بڑے ڈرم سے شارک مچھلی کا ایک پیالہ لیور آئل پیا کرتا۔ یہ ڈرم ایک جھونپڑی میں پڑا تھا جس میں متعدد مچھیرے اپنا ماہی گیری کا سامان رکھا کرتے۔ یہ ان تمام مچھیروں کے لیے تھا جن کی خواہش ہوتی تھی۔ بیشتر مچھیروں کو اس کا ذائقہ ناپسند تھا، لیکن یہ ان اوقات سے بدتر نہیں تھا جن پر انہیں بیزار ہونا پڑتا، اور یہ ہر قسم کی ٹھنڈ، زکام اور نزلے کے لیے تیز بحف تھا اور آنکھوں کے لیے اکسیر۔ اب بوڑھے نے نکاح اٹھا کر اوپر دیکھا۔ پرندہ دوبارہ دائروی انداز میں پرواز کر رہا تھا۔ اس نے مچھلیاں ڈھونڈ لی ہیں، اس نے بآواز بلند کہا، لیکن نہ تو کوئی ماہی پرندہ سطح آب پر رختے ڈالتا رہا اور نہ چارے کی مچھلیاں ادھر ادھر بکھری دکھائی دے رہی تھی۔ مگر جب بوڑھے نے بغور جائزہ لیا، ایک چھوٹی سی ٹونا مچھلی نے فضا میں جست لگائی، واپس مڑی اور دوبارہ پانی میں کود گئی۔ دھوپ میں ٹونا مچھلی چاندی کی مانند چمک رہی تھی۔ اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری اچھلی۔ اب تو اس کا تانا بانا بند گیا تھا۔ وہ سبھی چاروں طرف اچھل کود کر رہی تھی، پانی بلور رہی، جاگ اڑا رہی اور چارے کی مچھلیوں کے پیچھے لمبی لمبی چھلانگیں لگا رہی تھی اور ان کے گرد دائرے میں گھوم رہی تھی، انہیں اپنے آگے آگے بھگا رہی تھی۔ اگر انہوں نے تیز رفتاری نہ دکھائی، میں ان کے بیچ میں پھنس جاؤں گا، بوڑھے نے سوچا، اور اس نے دیکھا کہ مچھلیوں کی اچھل کود سے پانی سفید ہو رہا ہے۔ اب پرندہ نیچے اتر رہا اور چارے کی مچھلیوں کے مابین، جنہیں خود ہراس سے سطح آب پر آنے پر مجبور کر دیا تھا، ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ پرندہ بڑی مددگار ثابت ہوا۔ بوڑھے نے کہا، عین اسی لمحے اس کے پاؤں تلے دوبولے کے ڈور جہاں اس نے اس کا گولا رکھا ہوا تھا تن گیا۔ اس نے اپنے چپو نیچے گرا دیے اور جب اس نے ڈور کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا، اسے ننھی منھی ٹونا مچھلی کے کھچاؤ تانی کی وزن محسوس ہونے لگا۔ وہ جوں جوں ڈور کھینچتا گیا، لرزیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسے اس کی اوپر کھینچنے اور کشتی میں ڈالنے سے بیشتر ہی اس کی نیلیگو پشت اور سنہری پہلو نظر آنے لگے۔ اب مچھلی دوبولے کے دھوپ میں پڑی تھی، اس کا جسم گھٹا ہوا اور شکل بندوق کی گولی سے مشابہت تھی۔ جب وہ کشتی کے تختوں پر پڑی زور زور سے سانس لے رہی تھی، وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی تھی اور اپنی صاف ستھری سنہری اور سریع رفتار دم کے ساتھ تیز سے لرز اور ضربیں لگا رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی غیر ذہین آنکھیں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ بوڑھے کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی اور پاؤں سے ٹھوکر مار دی۔ دوبالے کے سائے میں اس کا جسم ابھی تک تھر تھرا رہا تھا۔ البرک، بوڑھے نے بآواز بلند کہا، یہ بہت عمدہ چارہ بنے گی، اس کا وزن 10 پاؤنڈ ہوگا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے تنہائی میں بآواز بلند باتیں کرنا کب سے شروع کیا تھا۔ گئے دنوں میں جب وہ اکیلا ہوتا، وہ گانا گایا کرتا تھا۔ جب وہ منڈی پہنچنے والا اور مچھلیوں کی کشتیوں پر اکیلا پہرا دے رہا ہوتا، اسے چلا آ رہا ہوتا یا کچھوے پکڑنے والی کسی کشتی میں کھو رہا ہوتا، تب بھی وہ نغمہ سرائی ہی کرتا رہتا، تنہائی میں باتیں کرتا۔ اس نے غالباً تب شروع کیا تھا جب لڑکا اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، مگر اسے یاد نہیں تھا۔ جب وہ اور لڑکا اکٹھے مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ عام طور پر بوقت ضرورت ہی ایک دوسرے سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یا تو رات کو باتیں کرتے تھے یا پھر تب جب موسم خراب ہو جاتا اور وہ طوفان میں گر جاتے۔ سمندر میں غیر ضروری طور پر باتیں نہ کرنا احسن تصور کیا جاتا تھا، اور بوڑھا تو اسے ہمیشہ ہی احسن سمجھتا اور اس کا احترام کرتا رہا۔ لیکن اب وہ اپنے خیالات کا اظہار بار بار بلند آہنگ لہجے سے کرنے لگا تھا۔
क्योंकि यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं होता था जिसे उस पर चिढ़ होती। अगर दूसरों ने मुझे ऊंचे ऊंचे बातें करते सुन लिया तो वो यही समझे कि कहीं मेरा दिमाग चल गया है। उसने बावाज़े बुलंद कहा, मगर चूंकि मैं पागल नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। रहे खाते पीते मछेरे, उनके पास रेडियो है जो उनसे बातें करते हैं और उन्हें बेसबॉल की खबरें देते हैं। बेसबॉल के मुतल्लिक सोचने का ये कोई वक्त नहीं, उसने सोचा। अब तो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचने का वक्त है, वही जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। मुमकिन है इस गोल में कोई बड़ी मछली मौजूद हो, एल्बर्को में से, जो अपने पेट भरने में मसरूफ थी। मेरे पास सिर्फ वही आई जो दूसरों से बिछड़ गई, लेकिन उनकी मसरूफियत का दायरा खासा दूर था। उनकी रफ्तार भी बहुत तेज थी। आज तो जो चीज भी सतह आब पर नजर आती है, बिजली की तेजी दिखाई देती है और शुमाल मशरिक की तरफ चल पड़ती है। क्या ये दिन का वक्त है या मौसम की कोई ऐसी अलामत जिससे मैं वाकिफ नहीं? अब इसे साहिल की हरियाली नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ नीली पहाड़ की चोटियां दिखाई दे रही थी, जो चोटियां कुछ इस तौर सफेद थीं जैसे वो बर्फ से ढकी हों। पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बादल थे और ये बर्फ से ढके हुए थे, पहाड़ों से मिलते जुलते मालूम होते थे। समंदर बेहद तारीक था और सूरज की रोशनी इस तरह तैफ बना रही थी। बुलंदो बाला सूरज की रोशनी ने मुहीन समंदर में हैवानात और नबातात का वजूद मिटा दिया था। अब बूढ़े को नीलिगो पानी में महज अजीम गहरे ज़ईफ नजर आ रहे थे, या फिर अपनी डोरें पानी में जो 1 मील गहराई पर थी, सीधा नीचे जाती दिखाई दे रही थी। टूना मछली अब दोबारा नीचे चली गई थी। मछेरे इस नौ की तमाम मछलियों को टूना ही कहते थे। उनके माबैन इनके सही नामों से सिर्फ तभी इम्तियाज करते हैं जब उन्हें बराए फरोख्त बाजार में लाया जाता है। धूप अब तेज हो गई थी और बूढ़े को अपनी गर्दन के अकब में चुभती महसूस हो रही थी। जब वो कश्ती चलाने लगा, उसे लगा कि पसीना कतरा कतरा उसकी पुश्त पर बह रहा है। वो अपने आप को लहर के रहमो करम पर छोड़ सकता था और सो सकता था। उसने सोचा, अपने आप को जगाने के लिए मैं अपने पाँव के अंगूठे के गिर्द का सर्द बांध सकता हूँ, लेकिन आज 85वां दिन है और मुझे अच्छी मछली का शिकार करना है। एन उसी वक्त उसने अपनी डोर का बगौर जायजा लिया और उसने देखा कि बाहर कोई निकली हुई सब्ज चीज तेजी से डुबकियां खा रही है। हाँ, उसने कहा, हाँ। और उसने अपनी कश्ती को डामाडोल किए बगैर अपने चप्पूस के अंदर रखे वो डोर पकड़ने आगे बढ़ा और उसे नरमी से अपने दाएं हाथ के अंगूठे और अंगश शहादत के माबैन उठा। उसे ना कोई खिंचाव महसूस हुआ, ना वजन। उसने डोर हल्के फुल्के अंदाज से थामे रखी। एक मर्तबा फिर खिंचाव महसूस हुआ। ये खिंचाव आजमाइशी किस्म का था। ये ना तो ठोस था और ना ही उससे किसी किस्म की बोझ का एहसास होता था। ताहम उसे ठीक ठाक मालूम था कि वो क्या है। 100% नीचे एक मार्लिन मछली खा रही थी, जिन्होंने कांटे के आखिरी सिरे और अंगड़े के डंडी को ढांप रखा था। यही वो मुकाम था जहां छोटी टूना मछली का सर हाथ से बने हुए अंगड़े में पिरोया हुआ था और अंगड़ा मछली के सर से बाहर निकला हुआ था। बूढ़े ने डोर नफासत और नरमी से थामी रखी और बायां हाथ इस्तेमाल करके उसे छड़ी से अलहदा कर लिया। अब वो डोर को ढीला छोड़ सकता था और यूं मछली को किसी किस्म का खिंचाव महसूस ना होता। वो इतनी दूर जो आ निकली है, लाजमन इस महीने बहुत जसीम हो चुकी होगी। उसने सोचा, मछली, इन्हें खाओ, खाओ, बराए मेहरबानी इन्हें खाओ। देखो ये बिल्कुल ताज़ा है और तुम ठंडे पानी के अंदर 600 फुट गहराई में हो। वहां अंधेरा है। इस अंधेरे में एक बार और मुड़ो, वापिस आओ और इन्हें खाओ। उसे हल्का फुल्का और नरमो लतीफ खिंचाव महसूस हुआ। फिर उसे खिंचाव में खासी तुंदी आ गई। उस वक़्त साड़ेन मछली का कांटे से अलहदा करना खासा मुश्किल साबित हो रहा था। उसके बाद कुछ भी ना हुआ। आओ ना, बूढ़े ने बावाज़े बुलंद कहा, एक बार मुड़ के आओ, इन्हें महज सूंघ लो। क्या ये खूबसूरत नहीं? पेट भर कर खाओ। जब ये खत्म हो जाएंगी तो फिर टूना मौजूद है, सख्त, ठंडक और खूबसूरत। मछली, शर्माओ मत, इन्हें खाओ। वो डोर को अंगूठे और अंगश शहादत के दरमियान में फंसाए इंतजार कर रहा था और उसका और दूसरी डोरों का बैक वक्त
वो गौर मुशाहिदा कर रहा था, क्योंकि हो सकता है मछली तैरती तैरती ऊपर आ गई और नीचे चली गई। तब ही नरमो नाजुक खिंचाव दोबारा महसूस हुआ। वो उसे जरूर पकड़ेगी। बूढ़े ने बावाज़े बुलंद कहा, खुदावंद उसकी मदद फरमाए और वो उसे पकड़ ले। ताहम उसने उसे पकड़ने से गुरेज किया। वो जा चुकी थी और बूढ़े को कुछ भी महसूस न हुआ। वो कहीं नहीं गई है, उसने कहा। यीशु मसीह जानते हैं कि वो कहीं नहीं गई होगी। मुमकिन है वो पहले किसी कांटे में फंस चुकी हो और उसे ये वाकया कुछ कुछ याद हो। तब उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने डोर को हल्के फुल्के अंदाज से छुआ और वो खुश हो गया। वो सिर्फ मुड़ी थी, उसने कहा। वो उसे जरूर पकड़ेगी। हल्के फुल्के खिंचाव को महसूस करते वो खुश हो रहा था। फिर उसे खिंचाव में तुंदी आ गई और नाकाबिले यकीन हद तक बोझल था। वो मछली का बोझ था। उसने दो महफूज गोलों में से पहले को खोला और रस्सी को ढीला किया और उसे नीचे ही नीचे जाने दिया। जब ये रस्सी बूढ़े की उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता खिसकती नीचे ही नीचे जा रही थी, उसे इस वक्त भी भारी वजन का एहसास हो रहा था। हालांकि उसकी उंगलियों और अंगश शहादत पर दबाव इतना कम था कि महसूस तक नहीं होता था। वाओ, कैसी लाजवाब मछली है, उसने कहा। उसने इसे एक तरफ से मुंह में पकड़ लिया है और उसके साथ परे हट रही है।